हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में तो आएगा ही, एज वेल एज अगर आपका वाइवा होने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी चांसेस कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की लिस्ट लिख दी है। जैसे कि देखिए, मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो बारी बारी करके हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है सांख्यिकी। ठीक है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। दे आर अ कलेक्शन ऑफ नोटवर्दी एंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ये तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन थी, अगर आप लोग को लिखना हो एग्जाम में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हिंदी में हम समझाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सिंपली होता है नंबर्स। ठीक है, जिसको भी हम लोग नंबर्स में मेज़र कर सकें। जैसे हम किसी की एज को नंबर में मेज़र कर सकते हैं। ठीक, किसी के एज को, किसी के हाइट को, वेट को, पॉपुलेशन को, ये सारी चीज़ों को हम लोग आंकड़ों में माप सकते हैं। ठीक है, जिस किसी भी चीज़ को हम लोग नंबर्स में ले आए, जिस किसी भी चीज़ को हम लोग आंकड़ों में माप सके, उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग नंबर में मेज़र कर सकें तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन में ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज़ डेटा। तो हम लोग डेटा देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर होमोजीनियस एंड कंपेरेबल इन नेचर। यानी कि देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, होमोजीनियस और कंपेरेबल। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम बिरादरी के। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1 लीटर दूध ज़्यादा है या 1 किलो प्याज, तो आप दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो है वो यूनिट लीटर में है और दूसरे वाले की यूनिट किलो में है। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। अब आपसे पूछे 1 लीटर दूध ज़्यादा है कि 5 लीटर दूध, तो आप बता देंगे कि 5 लीटर दूध ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, दैट इज़ लीटर। तो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मेज़र कर पाएंगे। तो डेटा मतलब क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहाँ पे हमारे खूब सारी चीज़ें दी हों, किसी का एज दिया हो, किसी का वेट दिया हो, कोई पॉपुलेशन दी हो, लार्ज नंबर हो, जिससे हम लोग कंपेरिजन कर सकें। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग आंकड़ों में माप सकें। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एकदम डीप में। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो डाटा है हमारा उसको कलेक्ट करना। जो हमारे पास डाटा होता है, डाटा का मतलब सिंपली ये है कि कोई जानकारी, कोई नॉलेज, तो उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो कलेक्ट कैसे करेंगे? एक सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, जैसे कि सीरियल वाइज कह सकते हो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर क्लासीफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर। हमारे पास जो डाटा होता है ना वो रॉ फॉर्म में होता है वो। तो हमारा डाटा कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कलेक्ट हम लोग करेंगे तब जब हमारे पास लार्ज नंबर में डाटा होगा। ठीक, और कलेक्ट करने के बाद उसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा कि कलेक्ट ही क्यों करना है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन इसका पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी इकट्ठा करना डाटा को। ठीक, सेकेंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डाटा को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना। जो हमारा डाटा है, अगर हम लोग उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पाई डायग्राम्स एंड जो चार्ट्स होते हैं, उन सब के थ्रू अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकेंगे। थर्ड स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस का हिंदी मतलब होता है जांचना या समझना। हम इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं, हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम उससे उसको जांचें, उसको समझें, क्या पता उससे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन, यानी निष्कर्ष निकालना। ठीक, जैसे कि इसका मैं एक एग्जाम्पल समझाते हैं, उससे आप लोग को समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं। ठीक, सबका मार्क्स है हमारे पास। तो टीचर से कहा गया कि आप मार्क्स को
मार्क्स को एक जगह मेंशन कर लो। तो उन्होंने क्या किया, सबके मार्क्स को पहले कलेक्ट किया कि इस बच्चे का इतना मार्क्स है, इसका इतना मार्क्स है, इसका इतना मार्क्स है, कलेक्ट किया। उसके बाद वो उनको प्रेजेंट करेंगी, मतलब एक अच्छे से टेबल बनाएंगी, अच्छे से लिखेंगी ताकि सामने वाले को समझ में आए। फिर एनालिसिस करेगा कौन, जो उनको कहा है कि आप मार्क्स से एक चार्ट बनाइए, तो वो एनालिसिस करेगा, अच्छा बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि नहीं स्कोर कर रहे हैं। फिर इंटरप्रिटेशन निकालेगा कि क्या उनको एक्स्ट्रा क्लास कराने की ज़रूरत है। तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है रियल लाइफ में। तो उन्हीं सारे इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ही हम लोग इसका मतलब समझते हैं, इसका पर्पस समझते हैं और इसका प्रोसेस समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है स्कोप एंड लिमिटेशंस। देखिए फर्स्ट स्लाइड पे ही हम सारा क्वेश्चंस लगा दिए हैं, ठीक है। कुल 15 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है इसका, इट मेजर्स ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, इसकी बुराइयाँ, इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक, नुकसान कह सकते हैं आप लोग। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही मेज़र करता है, मतलब हर चीज़ आंकड़े में हो तभी स्टैटिस्टिक्स उसको मेज़र कर पाएगा। अदरवाइज जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैं उसी को मेज़र करेगा, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटी, गुणवत्ता, वो सारी चीज़ें ये माप नहीं सकता है। जो चीज़ें अंकों में है या आंकड़ों में है बस उसी को माप सकेगा, लेकिन किसी की गुण, किसी की खूबियाँ, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स नहीं माप सकता। वैसे ही दूसरा फैक्ट है, इट इज़ ओनली फॉर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब खूब सारे फैक्ट्स होंगे तभी इसका काम हो पाएगा। किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि देखिए मार्क्स वाला एग्जांपल दिए तो उसमें 40 बच्चों के मार्क्स का हमने मीन निकाला या कुछ भी निकाला, तो वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के लिए होता है, सिर्फ एक इंसान के लिए या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता। थर्ड, ओनली एन एक्सपर्ट कैन मेक अ प्रॉपर यूज़। अब ये डेटा है तो क्या इसका हम यूज़ कर पाएंगे, जो एक एक्सपर्ट होगा, जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा वही ना इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएगा, हम लोग तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हमें सिर्फ जो ये डेटा है इसके थ्रू में ये पता चल सकता है कि कितने बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, कितने फेल हो गए, कितने पास हो गए, लेकिन क्या ये हमें कोई सोल्यूशन दे रहा है, सोल्यूशन नहीं दे रहा है। जैसे कि बहुत सारे रेट्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डेथ रेट, इलिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता चलती है, लेकिन क्या स्टैटिस्टिक्स हमें इन सब को सुधारने की या सही करने की कोई सल्यूशन प्रोवाइड करता है, कोई रेमेडी प्रोवाइड करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता। तो सिर्फ ये हमें बता देता है लेकिन हमको इसका सल्यूशन नहीं देता है, तो क्या फ़ायदा बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, ये आ सकता है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो खुद से इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है, मतलब जो इंसान है जिसको डाटा की ज़रूरत है वो खुद जाके डाटा के लिए इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा। यहाँ पे जो डेटा होता है वो फ्रेश टाइम मतलब फर्स्ट टाइम का डेटा होता है जो फ्रेश होता है। और यहाँ पे ये डेटा एकदम प्राथमिक होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम का डेटा होता है। इसको इन्वेस्टिगेटर खुद से जांचता है, खुद से इन्वेस्टिगेट करता है इस डेटा को पाने के लिए। वेयरस सेकेंडरी डेटा जो होता है, सेकेंडरी नाम से समझ में आ रहा है, सेकेंड हैंड डेटा पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि NSSO, WHO, WTO, ये बहुत सारे डेटा दे देती हैं, तो उन्हीं के डेटा को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंड हैंड डेटा। मतलब यहाँ पे हम लोग खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं कोई डाटा फाइंड करने के लिए या कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पे बना बनाया पहले का कोई डेटा होता है, बस उसी को निकाल के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा खुद से कोई भी मेहनत नहीं होता। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर डज नॉट इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ। यहाँ पे 3 मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म चाहिए तो हम बता देते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 6th क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द वाइवा और इन द एग्जाम इज सेंसस एंड सैंपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड सैंपल। सेंसस को हिंदी में कहते हैं गणना, जनगणना, जैसे किसी की गिनती करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हर 10 साल में जनगणना होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि कितना पॉपुलेशन है हम लोग का, ठीक। तो सेंसस का मतलब ये होता है कि
एक एक के पास जाके गिनना। जैसे कि जो जनगणना होता है तो उसमें क्या होता है, जो विभाग अध्यक्ष होते हैं या जो भी होते हैं वो हर जगह जा जाके हर एक एक घर में जाकर पॉपुलेशन का पूछते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक एक घर में जाकर डीप और डिटेल्ड डिस्कशन करना सेंसस होता है। सेंसस के अंदर हम लोग एक एक चीज़ पूछते हैं, एकदम डीप में और डिटेल डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के लिए हम लोग सेंसस का इस्तेमाल करते हैं। वेयर अ सैम्पल इसका जस्ट रिवर्स है। आई कैन एक्सप्लेन यू। सैंपल मतलब एक सैंपल के बेसिस पे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इतना होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक ऑन एन एवरेज एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो हमने एक एवरेज ही लगा लिया, एक सैंपल लेकर के हमने प्री डिटरमाइन कर लिया कि हर घर में 4 लोग ही होंगे या 5 लोग होंगे, 4 या 5 के एवरेज में लोग होंगे। यहाँ पर हम लोग हर घर जा जाकर चेक नहीं कर रहे हैं या पूछ नहीं रहे हैं कि कितने लोग हैं। यहाँ पर हम लोग एक सैंपल ले लेते हैं, एक एवरेज बेसिस, उसी के आधार पर हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स दैट वी कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा। ओके, मतलब 4 मेथड्स होते हैं, इन द सेंस 4 तरीके के मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टिगेट करना, खुद जा जाके पूछना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब इनडायरेक्टली पूछना, हमें जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे ना पूछ करके उसके रिश्तेदारों से पूछना या पड़ोसियों से पूछना या इनडायरेक्टली पूछना। ठीक। थर्ड, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंसीज। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो डाटा प्रोवाइड करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वर्क करती हैं, तो उन एजेंसीज से कांटेक्ट करके उनसे डाटा या इन्फॉर्मेशन ले लेना, यानी कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंसीज। 4th है टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन सर्वे मतलब फ़ोन करके पूछना, ना कि जाकर डायरेक्ट पूछना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है एग्जाम में या फिर वाइवा में, वो है डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड टेबुलेशन। यानी कि टेबल और टेबुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। टेबल का मतलब होता है क्या, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ का टेबल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसको हम लोग पैराग्राफ्स में लिखते हैं, या फिर हमें कुछ लर्न करना है तो वो पैराग्राफ में रहता है तो बहुत टफ हो जाता है हम लोग के लिए वो याद करना। लेकिन अगर हम उसको इफेक्टिव टाइम टेबल बना लें या फिर एक टेबल बना लें, पाई चार्ट बना लें, ग्राफ्स बना लें, फ्लो चार्ट बना लें, इन सब के थ्रू हमारा जो पढ़ना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स के भी फील्ड में टेबल और टेबुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं है। टेबल का मतलब होता है कि रोज़ और कॉलम में अपने डेटा को लिख देना। टेबल मतलब डाटा को इफेक्टिव प्रेजेंट करना इन रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स आप लोग जानते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। ठीक। और टेबुलेशन क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग टेबुलेशन कहते हैं। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। दिस इज द डेफिनेशन दैट यू कैन लर्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन 9 में लिखे एनी फॉर्मूला, मतलब वाइवा के दौरान जो टीचर है वो आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है रिगार्डिंग व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये सारे फॉर्मूला तभी आपको आएगा जब एक बार आप प्रैक्टिस किए होंगे। तो आप इन सब के फॉर्मूला को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वाइवा के दौरान फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम और सैम्पलिंग इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगा। रैंडम मतलब अचानक से या फिर इत्तेफाक से, सैम्पलिंग मतलब सैंपल करना। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग जैसे कि इट मीन्स एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, जैसे हम लोग लॉटरी होता है, जैसे एक बॉल में बहुत सारा चिट्स है तो सबका इक्वल चांस होता है कि किसी का भी नाम उस चिट्स के दौरान आ सकता है। सो वी कैन एक्सप्लेन दैट इट मीन्स एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है कि उसका नाम आ सके, वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक। वैसे ही लॉटरी इसका एक एग्जाम्पल होता है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड है ब्लाइंड फोल्ड। थर्ड है रोटेटिंग ड्रम। एक ड्रम पे डिजिट्स लिख देते हैं और उसको रोटेट करते हैं, जो डिजिट आ जाता है उसी डिजिट का चिट ले लेते हैं। तो इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग का
एक अंश दिखता है, यानी कि इसमें भी सबका इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है तो मैंने लिख दिया। हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो अगर हम लोग इसको देखें तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? जीएफ एकेनवॉल, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स अगर पूछ लिया गया तो आप बोलोगे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके क्या फंक्शन होते हैं? ये वही है, मतलब फर्स्ट है कलेक्ट डाटा यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड है प्रेजेंट डेटा इन एन अट्रैक्टिव मैनर यानी कि डेटा को अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना, थर्ड है एनालिसिस फ्रॉम द डेटा, एंड फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये वही क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने प्रीवियस थोड़ा देर पहले पढ़ा है, बस वही है ये, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। 13th वाला जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज डू यू नो, कितने टाइप के सीरीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें पता होना चाहिए कौन सा सीरीज है, नहीं तो हमारा फॉर्मूला गलत लग जाएगा। 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन होती है, मतलब उसमें उसके अलावा आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी। मान लीजिए सिर्फ एक्स की वैल्यू दी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें आपको एक्स की वैल्यू के साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी दी होती है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आपको दी होंगी, तो वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें आपको डायरेक्ट क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ऐसे क्लास इंटरवल दिया होगा, और उस क्लास इंटरवल की मदद से आप लोगों को मिड वैल्यू निकालना होता है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन होगी, डिस्क्रीट सीरीज मतलब एक्स एज वेल एज एफ, एंड कंटिन्यूअस सीरीज मतलब हेयर क्लास इंटरवल्स आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज पूछा जा सकता है। इसमें 4 तरीके की सीरीज होती है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, मतलब बेसिकली इससे आपको ओरल क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंक्लूसिव सीरीज होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज होता है, इक्वल क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 0 से लेके 9, 10 से लेके 19। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इधर यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब सेम नहीं रहता, जब यहाँ पे 9 है और यहाँ 10 हो गया तो एक डिजिट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट के सेम नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 9 है, और यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है, सेम नहीं, इसी ऐसी सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। सेकेंड है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो अपर लिमिट होती है फर्स्ट वाले की, वो सेकंड वाले की लोअर लिमिट के सेम होती है। जैसे 0 से 10, फिर उसी 10 से हमने शुरू किया, 10 से 20, फिर 20 से 30, मतलब यहाँ पे एक का गैप नहीं छूट रहा। हमने फर्स्ट वाला लिखा 0 से 10, तो नेक्स्ट वाला हम लोग 10 से ही 20 लिखेंगे, थर्ड 20 से 30, ऐसे, ठीक। फिर देखिए इक्वल क्लास इंटरवल, मतलब जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल हो, डिफरेंसेस शुड बी सेम। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 4 लिखे हैं, सब में देखिए कितने का गैप है। 0 से लेके 10 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। 10 से लेके 20 में कितने का गैप है? 10 का। 20 से लेके 30 के बीच में कितने गैप है? 10 का। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का गैप है वो इक्वल है। अनइक्वल मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसमें जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप है वो अनइक्वल है। देखिए फर्स्ट वाले में 0 से लेके 10, तो यहाँ पे कितना गैप है? 10। 10 से लेके 15, 15 में कितना गैप है? 5। 15 से 25 में 10 का गैप है, और 25 से 40 में सीधा 15 का गैप है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो अनइक्वल है, तो ये होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडेक्स नंबर। ओके, इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? पहले देखिए, P01 से डिनोट करते हैं। ओके, एंड इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट मीन्स दे आर डिजाइन टू शो चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये डेफिनेशन मैंने लर्न करने के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका सिंपल सा एकदम सिंपल में अगर आपको समझना है तो इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए जैसे किसी भी चीज़ का कोई दाम है, तो आप एक बार बताओ, बहुत पहले कोई चीज़ हम लोग खरीदते थे और अब हम लोग उसको खरीदते तो क्या उसका दाम सेम है? नहीं, सेम नहीं है। किसी भी चीज़ का प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होने लगता है, तो वो जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आ रहा है उसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखे प्राइस ऑफ वीट इन 2013, जैसे देखिए 2013 में 25 रुपये का था वीट, 14 में था 28 का, 15 में था 32 का, 16 में था 35 का। तो इस डेटा से अगर हम फ्यूचर को अज्यूम करना हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना हो कि आने वाले सालों में इसका दाम कितना हो सकता है, तो वो हम किस टूल के थ्रू कर सकते हैं? वो इंडेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन अज्यूम और प्रिडिक्ट द फ्यूचर। जैसे हमें पता चल रहा है कि हर साल इस चीज़ में इतना दाम बढ़ रहा है, तो आने वाले साल के लिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान लगाने के लिए ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? हमें इंडेक्स नंबर के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके रिटन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और अगर आपका वाइवा होने वाला है तो उसमें भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने ये इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।